अगर आप विदेश में रहते हुए भारत में अपना पहला होम खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ लोकेशन और बजट देखना काफी नहीं है, बल्कि एलिजिबिलिटी, फंडिंग और सबसे जरूरी बात, टैक्स को लेकर जो नियम लागू होते हैं वो पहले से समझ लेना उतना ही जरूरी है। बहुत से एनआरआईज परचेस के वक्त तो सब कुछ सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब वही प्रॉपर्टी कुछ साल बाद बेचनी होती है, तब उन्हें टैक्स रिडक्शन के जुड़ा एक बड़ा झटका लगता है, जिसकी उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एलिजिबल है, कौन सी प्रॉपर्टी टाइप्स अलाउड हैं, पेमेंट किन चैनल से होनी चाहिए, होम लोन किन शर्तों पर मिलता है, परचेज के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, और सबसे अहम बात, अगर आगे चलकर वो प्रॉपर्टी बेच रही है तो टैक्स और टीडीएस का रूल क्या कहता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सारे स्टेप्स में सावधानी कहाँ बरतनी चाहिए, ताकि आपका पैसा और आपकी प्रॉपर्टी दोनों पूरी तरह लीगल और सुरक्षित रहें। तो चलिए फिर जल्दी से इस एक्सप्लेनर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक गाइड पर। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एफईएमए के तहत कोई भी व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई है या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर है, बिना किसी प्रायर आरबीआई अप्रूवल के भारत में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपकी एनआरआई स्टेटस इस बात पर तय होती है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में भारत में कितने दिन रहते हैं। आमतौर पर अगर आप एक साल में 182 डेज से कम भारत में रहते हैं तो आप एनआरआई कैटेगरी में आते हैं। एक जरूरी बात ये भी समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी की कैटेगरी पर पाबंदी है। एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस खरीदने की इजाजत नहीं है। हालांकि ऐसी प्रॉपर्टी अगर इनहेरिटेंस या गिफ्ट में मिलती है तो उसे रखा जा सकता है। अब आते हैं पेमेंट की तरफ, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। प्रॉपर्टी का पूरा पेमेंट हमेशा बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, यानी या तो आपके एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट से, या फिर सीधे विदेश से आने वाले इनवर्ड रेमिटेंस से। किसी भी हालत में कैश में पेमेंट करना अलाउड नहीं है। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो वो हमेशा इंडियन रुपीस में डिसबर्स होता है, और उसकी ईएमआई भी आपके एनआरई या एनआरओ अकाउंट से ही जानी चाहिए, चाहे आप जिस भी देश में रह रहे हो। अब बात करते हैं होम लोन की एलिजिबिलिटी की। ज्यादातर बैंक्स एनराइज को होम लोन देने के लिए एक स्थिर समय सीमा या उम्र सीमा रखते हैं, आमतौर पर 21 से 65 साल के बीच। साथ ही आपकी ओवरसीज इनकम का स्तर होना भी जरूरी है। लोन टू वैल्यू रेशियो यानी प्रॉपर्टी की कुल कीमत में से कितना हिस्सा लोन के तौर पर मिलेगा, बैंक और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से 75 से 90% तक हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आमतौर पर पासपोर्ट, वैलिड वीजा या ओसीआई कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए होते हैं। अगर आप खुद प्रेजेंट होकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो एक वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ही आप ये पूरा काम करवा सकते हैं, बशर्ते वो पीओए सही तरीके से नोटराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड हो। एक बात जो बहुत से लोग गलत समझते हैं वो ये है कि एनराइज को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कोई एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। असल में ऐसा नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हर राज्य में उसके हिसाब से तय होते हैं, और ये रेजिडेंट बायर्स और एनआरआई बायर्स दोनों के लिए बराबर रहते हैं। परचेस के वक्त कोई स्पेशल टैक्स कंसेशन भी नहीं मिलती, यानी टैक्स स्ट्रक्चर लगभग रेजिडेंट जैसा ही रहता है। अब यहीं से असली जरूरी हिस्सा शुरू होता है, यानी बाद में प्रॉपर्टी बेचने पर लागू होने वाला रूल जो रेजिडेंट बायर से बिल्कुल अलग है। जब कोई रेजिडेंट इंडियन प्रॉपर्टी बेचता है तो बायर को सिर्फ 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वो भी सिर्फ तब जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर हो। लेकिन जब कोई एनआरआई प्रॉपर्टी बेचता है तो सेक्शन 195 के तहत बिल्कुल अलग नियम लागू होता है। बायर को कैपिटल गेन्स पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और वो भी बिना किसी मिनिमम थ्रेशोल्ड के, यानी छोटी प्रॉपर्टी पर भी ये लागू होता है। अगर प्रॉपर्टी 2 साल यानी 24 महीने से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेची जाती है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और इस पर मौजूदा रेट 12.5% है। अगर प्रॉपर्टी 24 महीने के अंदर बेची जाती है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और उस पर आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में बायर्स अक्सर पूरी सेल वैल्यू पर ही ऊंची दर से टीडीएस काट लेते हैं, जब तक कि सेलर के पास एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मौजूद ना हो। यहाँ एक बहुत काम की बात है जो हर एनआरआई को जरूरत पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी स्टैंडर्ड टीडीएस रेट से कम बनती है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फॉर्म 13 के थ्रू अप्लाई करके एक लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
इस सर्टिफिकेट को बायर को दिखाकर आप एक्सेस टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर उस सेल से आने वाला पैसा आप किसी दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 54 के तहत आपको कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्पशन भी मिल सकती है। इसी तरह सेक्शन 54 ईसी के तहत स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं। और अगर टीडीएस ज़रूरत से ज़्यादा कट भी गया हो तो आप इंडिया में आईटीआर फाइल करके उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो पैसा वापस विदेश कैसे भेजा जा सकता है। सेल प्रोसीड्स पहले आपके एनआरओ अकाउंट में जमा होते हैं और वहां से एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन तक रिपेट्रिएट किया जा सकता है, बशर्ते सारे एप्लीकेबल टैक्सेस चुकाए जा चुके हों और उचित डॉक्यूमेंटेशन यानी सीए का सर्टिफिकेट और जरूरी ऑनलाइन डिक्लेरेशन सबमिट हो चुकी हो। अब सवाल यह है कि इन सारे स्टेप्स में एक एनआरआई कैसे सावधानी बरत सकता है। सबसे पहली बात, परचेज से पहले प्रॉपर्टी की लीगल टाइटल अप्रूवल्स और किसी भी पेंडिंग ड्यूज को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। दूसरी बात, हर पेमेंट सिर्फ बैंकिंग चैनल से कीजिए, कैश से पूरी तरह बचिए। तीसरी बात, अगर आप कभी वो प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो पहले से ही अपने सीए से बात करके समझ लीजिए कि आपकी एक्चुअल लायबिलिटी क्या बनेगी, ताकि गलत परसेंटेज से टीडीएस कटने से बचा जा सके। चौथी बात, अपने देश और भारत के बीच डीटीए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का फायदा लेना ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। और आखिरी बात, हर बड़े कदम से पहले, चाहे वो परचेज हो या सेल, किसी क्वालिफाइड सीए या प्रॉपर्टी लॉयर से करंट रूल्स जरूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि टैक्स से जुड़े नियम हर साल बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में होम खरीदना यानी कि घर खरीदना एनआरआईज के लिए पूरी तरह लीगल और सीधा प्रोसेस है, लेकिन असली समझदारी वही है जहां आप फंडिंग सही चैनल से करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें और खासकर बेचने के वक्त लागू होने वाले टीडीएस और कैपिटल गेन्स रूल पहले से समझ लें। यही एक तैयारी आपको बाद में किसी भी अनचाहे टैक्स झटके से बचा सकती है। तो आई होप इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब इसके बाद आपके मन में क्या सवाल है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेरी रह गया है, तो आप हमें कमेंट्स में ड्रॉप करें और हमसे पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि ये टॉपिक भी हमने इसीलिए बनाया बिकॉज आपने हमारे पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स किए थे और हमसे पूछा था कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं भारत में एज एन एनआरआई तो क्या रूल्स हैं, कैसे हम डीटीए बचा सकते हैं, कैसे हम फाइल कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे सकूं, बट स्टिल अगर कुछ डाउट रह गया है, कुछ और चीज़ आपको लगता है किसी पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो ड्रॉप कर दें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कितना मिनट